नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ज्योति तनेजा भसीन। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली के श्रद्धा मर्डर केस की। श्रद्धा आफताब से बेइंतहा मोहब्बत करती थी, लेकिन क्या मोहब्बत में कोई 35 टुकड़े कर सकता है? अपनी मोहब्बत को कोई मार सकता है? और 35 टुकड़े करके श्रद्धा के आफताब अमीन पूनावाला ने दिल्ली के जंगलों में फेंक दिए। दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। दिल्ली पुलिस के सामने आफताब रोज अपने स्टेटमेंट्स बदल रहा है, अलग अलग बातें वो कर रहा है, और आखिरकार दिल्ली पुलिस साकेत कोर्ट गई नार्को टेस्ट की इजाजत लेने के लिए। कोर्ट ने इजाजत दी है। अब दिल्ली पुलिस को 5 दिन के अंदर नार्को टेस्ट करने के लिए कोर्ट ने कहा है, 5 दिन के अंदर नार्को टेस्ट करना होगा। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या आफताब के नार्को टेस्ट से वो सच सामने आएगा जिस सच पर अभी परतें जमी हुई हैं? क्या पता चलेगा कि आखिर श्रद्धा के साथ उन आखिरी लम्हों में क्या हुआ? वो श्रद्धा जो बेइंतहा मोहब्बत करती थी, ये मुंबई में कहानी शुरू होती है मोहब्बत की। दिल्ली आते हैं आफताब और श्रद्धा, यहां पर आकर एक साथ लिव इन में रहते हैं, लेकिन फिर एक दिन झगड़ा होता है और आफताब को गुस्सा आता है और कहा जाता है कि उस दिन वो नशे में था, उसने श्रद्धा का गला दबा दिया, गला दबाकर उसको मार दिया। फ्रिज खरीदा, फ्रिज के अंदर उसने टुकड़े करके, श्रद्धा के टुकड़े करके शव को फ्रिज के अंदर रखा और रोज रात को वो निकल जाता श्रद्धा के शव के टुकड़े लेकर दिल्ली के जंगलों में फेंकने के लिए। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्या हुआ था श्रद्धा के साथ? कैसे उसकी बॉडी के टुकड़ों को फेंका गया, ठिकाने पर लगाया गया? क्या चल रहा था आफताब के अंदर? कितनी शातिरता के साथ वो आगे बढ़ रहा था? और ये जो पूरी मर्डर मिस्ट्री है, उसने पूरे देश को सन्न कर दिया है। हर कोई सोचने को मजबूर हो गया है, क्या मोहब्बत इतनी खतरनाक भी हो सकती है? और देखिए, आफताब के नार्को टेस्ट के वक्त एक ऐसी टेबल होगी, इसी टेबल पर आफताब को लिटाया जाएगा और डॉक्टर्स का पैनल मौजूद रहेगा, डिटेक्टिव रहेंगे और पुलिस से भी मौजूदगी रहेगी। हमारे साथ देखिए वेद भूषण जी मौजूद हैं, जो कि एक एसीपी रह चुके हैं दिल्ली पुलिस में। हमारे साथ रंजन कुमार जी हैं, सीनियर फिजिशियन है, और साथ ही साथ हमारे साथ दीपांकर मनकोटिया हैं, ये न्यूरो सर्जन है, और साथ ही संजीव देसवाल जी हमारे साथ मौजूद है, प्राइवेट डिटेक्टिव है। मैंने इन चारों से आपका तारुफ कराया, लेकिन इनकी मौजूदगी वहां क्यों जरूरी होगी? इनकी क्या भूमिका रहेगी? पहले मैं वेद भूषण जी आपसे शुरुआत करती हूँ, क्या भूमिका होगी जब नार्को टेस्ट होगा आफताब का? बताइए। देखिए, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन पुलिस 3 तरह के टेस्ट इस तरह के केसेस के अंदर कराती है। पहला, जो इसकी अप्रूवल ली गई है और अदालत से अप्रूवल ली जाती है, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि बिना एक्यूज के, उसको हम लोग सब्जेक्ट बोलेंगे आगे के लिए, सब्जेक्ट के बिना अप्रूवल के लिए हम लोग किसी की बॉडी के साथ किसी भी तरह का टेस्ट नहीं कर सकते। तो सबसे पहला टेस्ट होता है नार्को एनालिसिस टेस्ट, जिसमें कि इस तरह की ड्रग्स पेशेंट को दी जाती हैं, जिससे कि वो ऐसी अचेतन अवस्था में पहुंच जाए कि जो कुछ वो दिमाग में है उसके वो छिपा ना सके और उसको एक्सप्लेन कर जाए। दूसरा टेस्ट होता है पोलोग्राफी टेस्ट, जिसके अंदर दूसरी तरह की टेस्टिंग होती है, जिसको हम आमतौर पे सच और झूठ पकड़ने वाली मशीन के द्वारा किया जाता है। इस तरह की बात की जाती है। नंबर 3, ब्रेन मैपिंग टेस्ट होता है। तीनों के अलग अलग फंक्शन है। तीनों ही केसेस के अंदर कोर्ट की अप्रूवल मैंडेटरी है, जरूरी है। अब जब इस तरह की चीजें आती हैं तो उससे किस तरह से क्वेश्चनर बनाया जाए, ये आईओ का, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का कर्तव्य है, ड्यूटी है कि पहले सॉफ्ट क्वेश्चंस बनाए जाए कि आपका क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हैं, आप इसको कैसे जानते हैं। फिर धीरे धीरे सख्त क्वेश्चन की तरफ जाया जाता है, फिर धीरे धीरे एकदम डायरेक्ट अटैक किया जाता है। बिल्कुल, ये भी हम जानेंगे। रंजन जी, एक डॉक्टर की मौजूदगी जब नार्को टेस्ट के वक्त मौजूद रहती है किसी भी शख्स के, तो उसमें क्या पैरामीटर्स पर ध्यान दिया जाता है? किन पैरामीटर्स पर ध्यान? सबसे पहले तो देखा जाता है कि जिस अक्यूज का जो हम लोग नार्को टेस्ट कर रहे हैं, पहले वो कंडीशन हो उस समय बिल्कुल स्टेबल हो, उस समय जो उसकी कंडीशन हो कुछ और सिक नहीं हो, कुछ बीमारियों से उसमें नहीं ग्रसित हो। ठीक है, आप पूरे नार्को टेस्ट के वक्त ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम उसमें एक ड्रग इंजेक्ट करते हैं यूजुअली। वो उस ड्रग पे भी मैं आऊंगी। दीपांकर जी, चूंकि आप न्यूरो डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, आप मुझे ये बताएं कि क्या क्या वो चीजें रहेंगी जिस पर आपका ध्यान रहेगा नार्को टेस्ट के वक्त? देखिए, नार्को टेस्ट के दौरान हमें पेशेंट के पल्स और ब्लड प्रेशर के ऊपर पूरी नजर रखनी पड़ती है। हम उससे सवाल पूछेंगे, हम उनका एक नॉर्मल क्वेश्चंस के दौरान उनका पल्स और ब्लड प्रेशर चेक करेंगे और उसको हम कोरिलेट करेंगे जब उनसे हम इस घटनाक्रम के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे। अगर उसमें कुछ चेंज आएगी तो हम उसको डिटेक्ट करेंगे। देखिए, अपराधी बहुत शातिर है। संजीव जी, आप डिटेक्टिव हैं, तो ऐसे में कैसे आप पता लगाएंगे कि जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो सवाल वाकई उसके जवाब वो ठीक दे रहा है या नहीं? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि नार्को टेस्ट अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है और इसी टेस्ट से ये पता चलेगा कि हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है सही जा रही थी या गलत जा रही थी या उसको रूट क्या मिलना चाहिए। एज अ प्राइवेट डिटेक्टिव मैं समझता हूँ कि मेरा रोल यहाँ पे सबसे बेस्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर
ऑफिसर होना चाहिए, क्योंकि नार्को टेस्ट के अंदर साइकोलॉजिस्ट और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, इन दो का सबसे बड़ा रोल होता है। क्योंकि डॉक्टर्स तो ये देख रहे हैं कि हमने जो इंजेक्ट किया है उससे कोई उसको परेशानी तो नहीं आ रही, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, लेकिन जो हम नार्को टेस्ट कर क्यों रहे हैं? हम नार्को टेस्ट इसलिए कर रहे हैं कि जो इन्वेस्टिगेशन की जा रही है वो इन्वेस्टिगेशन रूट सही पकड़ रही है या इसने कुछ छुपाया है। क्योंकि नार्को टेस्ट की वजह ही यही है कि हम उस पर हम विश्वास नहीं कर पा रहे हैं अपने कहते हैं क्रिमिनल के ऊपर कि वो सारी बातें सच क्योंकि अभी तो कोई एविडेंस फुल प्रूफ मिल नहीं पाया इस केस में, इसीलिए सबसे बड़ी बात यह है कि नार्को टेस्ट की वजह ही यह है कि अभी तक इतने दिनों की इन्वेस्टिगेशन के अंदर हमें कोई कंक्रीट एविडेंस नहीं मिला है। जब कोई कंक्रीट एविडेंस नहीं मिला है तो हम इस केस को अंजाम तक कैसे पहुंचाएंगे? इसलिए बहुत जरूरी है नार्को टेस्ट और उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का रोल। और देखिए इस वक्त हमारे साथ कुछ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट भी मौजूद हैं और हमारे पास एक व्यक्ति है जिनको हम बुला करके पूरा आपको बताते हैं कि आखिर नार्को टेस्ट हमें कैसे करना है। मैं चाहती हूं कि आप प्लीज आइए और डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है, अंकित आइए आप। ये इनका नाम अंकित है, लेकिन आप मान लीजिए आफ्ताब को ऐसे ही लिटाया जाएगा जैसे कि हम अंकित को इस टेबल पर लेटने के लिए डॉक्टर साहब कहेंगे। तो डॉक्टर रंजन, सबसे पहले क्या देखा जाएगा? ऐसी टेबल पर लिटाया जाएगा आफ्ताब को? आप अंकित जी कंफर्टेबल हैं अभी? पूछा अभी- जाएगा कि अंकित अभी कंफर्टेबल हैं या नहीं? हाँ। ठीक। इसके बाद हम इनका ब्लड प्रेशर, वाइटल्स, टेम्परेचर वगैरह ठीक। सब चेक करेंगे, ब्लड प्रेशर चेक करेंगे। ठीक है, ये आप चेक कर रहे हैं कि आखिर इनकी जो नब्ज है वो ऑक्सीमीटर। ऑक्सीमीटर है, से पल्स- ऑक्सीमीटर से पल्स रेट चेक कर रहे हैं। एक बार फिर हम लोग इनका ब्लड प्रेशर चेक कर लेंगे कि ब्लड प्रेशर अभी ठीक है या नहीं। और किसी भी नार्को टेस्ट करने वाले व्यक्ति का जिसका नार्को टेस्ट किया जा रहा है उसके पैरामीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल उस समय ये देखा जाता है कि जिस समय नार्को टेस्ट होना है उसके पहले वो बिल्कुल ठीक है या नहीं, वो इस समय उसका नार्को टेस्ट किया जा सकता है कि नहीं, वो स्टेबल है कि नहीं। उसके बाद वो ड्रग दी जाती है उसको, और उसके बाद जब ड्रग का असर होना शुरू करता है उसके बाद उससे कुछ जो इन्वेस्टिगेटिंग टीम रहती है उससे सवाल पूछने शुरू करती है। और इस दौरान डॉक्टरों की टीम पूरी निगरानी करती है कि उसकी कंडीशन तो नहीं बिगड़ रही है, उसके जो वाइटल्स में कुछ। अच्छा, सिर्फ ऑक्सीमीटर से, और आप कह रहे हैं कि और जो इंस्ट्रूमेंट्स और लगाए जाते हैं, आप जरा बताएंगे कि कैसे उन इंस्ट्रूमेंट्स को लगाया जाएगा? एक ब्लड प्रेशर मॉनिटर से उनको जोड़ दिया जाएगा। यूजुअली बड़े स्क्रीन पे जो मॉनिटर वो लाइव रहता है। अब वो जो वायर्स वहाँ पे हैं उसका कैसे इस्तेमाल किया जाएगा सर? दीपांकर जी। ये बेसिकली इनकी ईसीजी लीड्स हैं, ये इनकी छाती के ऊपर लगाई जाएंगी। अच्छा। इस तरह से इनको लगा दिया जाएगा और इसको हम एक बड़े मॉनिटर स्क्रीन पे लगाएंगे जिससे हम इनकी पल पल की एक सेकंड की हम पल्स नोट करेंगे। जो भी इनसे सवाल पूछे जाएंगे वो हम इसके साथ इनको नोट करेंगे। नॉर्मल सवाल में पल्स नोट करेंगे और अगर ये कुछ झूठ बोलेंगे तो इसमें वेरिएशन आएगा जो हम इसको पिकअप करेंगे। ओह, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। और वहीं से पता Exactly. चलेगा कि ये सच वो बोल रहे हैं, एनालिसिस झूठ के बोल लिए रहे बहुत जरूरी है। जब क्वेश्चन पुटअप क्योंकि वो हुए, जवाब सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। जब क्वेश्चन पुटअप्स हुए तो क्या कहते हैं रिएक्शंस आए बॉडी में और हार्ट बीट्स के अंदर। अगर हार्ट बीट्स बढ़ी या घटी तो इसका मतलब आपका कॉन्शियस जो माइंड है वो भी सोच रहा है, वो काम कर रहा है। राइट राइट Exactly. राइट। अगर ठीक है, तो अगर आपका पल्स बढ़ता है तो इट मींस कि आप कॉन्शियस में हैं, आपकी जो वो डोज है वो शायद कम है, ऐसा भी होगा? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए इसमें ना हम एक ट्रुथ सीरम यूज़ करते हैं ड्रग जिसका नाम है सोडियम पेंटोथल। इसका एक इंजेक्शन लगाया जाता है। इसका डोज पेशेंट के एज। अच्छा, इसका नाम ही ट्रुथ सीरम है, इसका नाम सच्चाई truth को serum बाहर है। इसका एक नाम, इसका इसका नाम- एक नाम और है, यही है ट्रुथ सीरम। ट्रुथ Truth सीरम। serum। इसे कहते हैं नार्को टेस्ट है लेकिन एक नाम और भी है, ये ट्रुथ सीरम। तो ये एक ड्रग होता है जिसको हम बोलते हैं सोडियम पेंटोथायल। ये एक एनेस्थीसिक एजेंट रहता है। इसको हम पेशेंट को एक इसका इंजेक्शन देते हैं। इसकी डोज इसके एज के ऊपर डिपेंड करती है, वेट के डिपेंड करती है, इसके सेक्स पे डिपेंड करती है और इस डोज को देने के बाद में हमें इसकी पूरी मॉनिटरिंग करनी पड़ती है। अब पेशेंट का जो है अनकॉन्शियस लेवल कम हो जाता है इससे, और एक ये स्टेट ऑफ ट्रांस या हिप्नोसिस में चला जाता है जिसके अंदर इसकी इमेजिनेशन की पावर जो है बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो हम इससे जो भी इससे सवाल पूछेंगे ये बिल्कुल उसका सही जवाब ही देंगे। बट इसके अंदर ये एक बात है कि बहुत अगर कन्विक्ट बहुत शातिर है तो ये इसको भी इवेट कर सकता है। ये एक फुल प्रूफ टेस्ट नहीं है, बट इससे काफी हद तक हमें इस कई जवाब मिल सकते हैं जिसको हम आगे ये आपने यूज कर बहुत सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात की है वेद जी। आपने तो बहुत सारे केसेस को देखा है अपने सामने, तो क्या वाकई ऐसा होता है कि कई बार नार्को टेस्ट के बाद सच सामने नहीं आता? क्योंकि ये फुल प्रूफ एविडेंस नहीं है, कोरोबोरेटिव एविडेंस कह सकते हैं, क्योंकि इसको कोर्ट में माना नहीं जाएगा कि सत्य बोल रहा है। पर हाँ, इन्वेस्टिगेशन को लीड करने के लिए एक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 27 एविडेंस एक्ट में ये प्रोविजन है कि जब भी कोई आप इसके डिस्क्लोजर पर या इसकी बातचीत से कोई फैक्ट निकल कर आता है या कोई ट्रुथ निकल कर आता है या पीछे जो इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है उसके बारे में सवाल किए जाएंगे। जो आपने हड्डियों के बारे में बताया, जो आपने बैग आपने छिपाया था, आपने चाकू कहां से लिया, अच्छा, जैसे इस केस में ऐसे कौन से सवाल आपको लगते हैं कि जिससे एक लीड मिल सकती है?
देखिए इंपॉर्टेंट सवाल इसी तरह के हैं कि ये जो चॉपर आपने चक्कू कहाँ फेंका था, आपने ये फ्रिज उसके बाद में क्या किया, आपने जो एसिड कहाँ से खरीदा, कैसे आपने धोया, आपको कैसे नॉलेज आई, क्योंकि उसने बताया मैंने डेक्स्टर सीरीज देखी, मैंने वेब सर्फिंग की, उसके बाद मुझे पता लगा एसिड का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि वो ट्रेंड शेफ भी था, उसको पता था कि भाई खून का धब्बा धोने के लिए क्या क्या चीजें, परंतु शातिर कितना भी होशियार हो अपने निशानात छोड़ जाता है। अभी अभी थोड़ी देर पहले पता लगा है कि बहुत सारे सीसीटीवी फुटेज मिले हैं जिनमें वो बैग लेके जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इतना सारे सबूत उसके खिलाफ बढ़ते जा रहे हैं। अभी 90 दिन इन्वेस्टिगेशन होनी है, लेकिन स्टिल इतनी सारी चीजें आने के बाद भी क्लिंचिंग एविडेंस है, क्लिंचिंग एविडेंस टू कनेक्ट। इसके बावजूद भी पुलिस को ये लगता है कि कोई वैसा एविडेंस नहीं है जो सीधे क्रैक कर दे। देखिए, नार्को टेस्ट की तरफ जाने की वजह ही ये है कि आपके पास कोई ऐसा कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है जिसकी बुनियाद पर आप अपने केस को उसके अंजाम तक पहुंचा सकें। अब यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का बहुत बड़ा रोल स्टार्ट होता है। अच्छा, इस केस में वो कॉन्क्रीट एविडेंस कौन सा होगा जिससे ये केस एकदम से क्रैक हो जाए? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो क्रिमिनल ने अपनी स्टेटमेंट में कहा है कि मैंने बॉडी को चॉप करके उसके पार्ट्स को कहीं ना कहीं डिस्पोज किया है, चाहे वो जंगल चाहे उसका गुड़गांवा का जंगल, मैंने आरी खरीदी, मैंने आरी को भी डिस्पोज कर दिया, कहीं फेंक दिया, मैंने कहते हैं अपना ब्लड स्पॉट्स को मिटाने के लिए कहते हैं जो केमिकल था वो सर्च किया था, केमिकल लाया। ये जो सारे की सारी एविडेंसेस अच्छा, तो ऐसे ही लिटा करके पूछा जाएगा आप केमिकल कहाँ से नहीं, लेकर ये आए? ऐसे नहीं पूछा जाएगा। हाँ। जब स्टार्टिंग होगी एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की तो बहुत सॉफ्ट क्वेश्चंस होंगे। सॉफ्ट क्वेश्चंस इसलिए होते हैं कि जब आपने एनेस्थीसिया, जब आपने कहते हैं वो जो ड्रग इंजेक्ट किया है उससे एक एनेस्थीसिया की स्टेज में पहुंच रहा है कहते हैं क्रिमिनल, और वो इमीडिएटली नहीं पहुंच रहा है, विद इन झटके में नहीं डायरेक्ट पहुंच रहा है। क्वेश्चन सीधे नहीं, आपको बहुत सॉफ्ट क्वेश्चन से शुरू नेचुरली स्टार्टिंग ये होती है, नेचुरली ये स्टार्ट होती है कि साइकोलॉजिस्ट और डॉक्टर्स ये बताएंगे कि अब ये ऐसी स्टेज में पहुंच चुका है जहां पे ये इसके जो कॉन्शियस है वो इतना वीक हो चुका है कि अब ये सच बोलना झूठ बोलना इन सब में अब ये फर्क नहीं कर सकता, अभी सच ही बोलेगा। राइट। तो जब ये सच बोलेगा तब क्वेश्चन स्टार्ट होता है क्या नाम है आपका, तो नेचुरली जो उसका नाम है आफ्ताब तो आफ्ताब बताएगा। तो जब वो आफ्ताब नाम बताएगा यहीं से नार्को टेस्ट जो स्टार्ट हुआ है वो अपनी रूप में आ रहा है कि हाँ ये सही बोल रहा है। क्योंकि आफ्ताब कहाँ रहते थे, यहाँ रहता था, किससे प्यार करते थे, इससे प्यार करता था, मम्मी का नाम क्या है, पिता का नाम क्या है। धीरे धीरे सॉफ्ट होते 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 फिर आप उसको ग्रिड कर रहे हैं धीरे धीरे, और फिर आप पूछते हैं अच्छा आपने फ्रिज क्यों खरीदा था, अच्छा श्रद्धा कहाँ गई। ये सीधा नहीं पूछेंगे श्रद्धा को आपने मार दिया, ये क्वेश्चन आदमी को एकदम हिला देगा क्योंकि ये क्वेश्चन उसके कॉन्शियस में है बॉडी के। श्रद्धा से कब मिले, हाँ, श्रद्धा को बड़े प्यार से, श्रद्धा कैसी है, श्रद्धा का क्या हुआ, श्रद्धा आजकल कहाँ है, श्रद्धा के साथ क्या किया तुमने। अब वो अगर बता रहा है कि श्रद्धा को तो मैंने मार दिया, अच्छा मार दिया, तो फिर बॉडी का क्या किया तुमने, भाई बॉडी भी तो होगी ना, अच्छा उसको काट दिया, कहाँ फेंका। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं इस नार्को टेस्ट के अगले दिन, याद रखिएगा नार्को टेस्ट के अगले दिन हत्या रिकवर होगा। हथियार रिकवर इसलिए होगा क्योंकि जो वो अभी तक मिसगाइड कर रहा है ना पुलिस को, यहाँ पे मिसगाइड नहीं कर पाएगा। सर इतने सारे आफ्ताब अपने स्टेटमेंट्स बदल चुका है, पुलिस तंग आ चुकी है, पुलिस 7 दिन से जंगलों की खाक छान रही है, वो हथियार रिकवर करने की कोशिश कर रही है। चूंकि आप संजीव जी बार बार जा रहे हैं, मैं आपके पास भी आऊंगी, लेकिन आपको क्या लगता है इतनी शातिरता जो है और इतने स्टेटमेंट्स चेंज करना ये क्या दिखाता है? देखिए स्टेटमेंट नहीं, इसको हम बोलते हैं डिस्क्लोजर स्टेटमेंट। वो डिस्क्लोज कर रहा है बार बार, मैंने ये चीज़, ये एक्ट ऐसे किया, ये वाला क्रिमिनल पार्ट ये था। तो इन्हीं चीज़ों को कॉरोबरेट करने के लिए या कहें कंट्राडिक्ट करने, दो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, कॉरोबरेट और कंट्राडिक्ट। वो उसने बोला कि चॉपर मैंने यहाँ से खरीदा उसने एमजी रोड से, तो कंट्राडिक्ट और कॉरोबरेट करने के लिए ही ये तमाम चीज़ें जो आप कर रहे हैं, बता रहे हैं। नार्को एनालिसिस टेस्ट किया जाता है कि ये किस सवाल का सही जवाब दे रहा है, किसको गलत चीज का जवाब दे रहा है, उसको कंट्राडिक्ट करने के लिए इस तरह के टेस्ट इस्तेमाल किए जाते हैं। तो सर मैं पर्टिकुलरली क्वेश्चन आपसे पूछना चाहती हूँ कि अभी इस केस में जो मूवमेंट है, जो सिनेरियो है और जो अभी सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहे हैं, जो कि बाग ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है आफ्ताब, रात को निकल जाता था जंगल में शव के टुकड़े फेंकने के लिए, अभी की मौजूदा परिस्थिति में क्या वो क्वेश्चंस हैं जो आफ्ताब से नार्को टेस्ट के वक्त पूछे जाएंगे? देखिए नार्को टेस्ट की जो परमिशन है बार बार नहीं मिलेगी, एक ही बार मिलेगी। जब इतना इंपॉर्टेंट ये टेस्ट है और परमिशन इसकी बार बार नहीं मिल सकती, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि आपके क्वेश्चन बहुत सटीक होने चाहिए। वो 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये है कि श्रद्धा कहाँ है। पहला क्वेश्चन ये है कि श्रद्धा कहाँ है। हम नहीं पूछते कि आपने मारी कि नहीं मारी, श्रद्धा कहाँ है। वो बोलेगा श्रद्धा को मैंने मार दिया, क्योंकि श्रद्धा तो है नहीं 6 महीने से, श्रद्धा को मैंने मार। दूसरा क्वेश्चन होना चाहिए मार दिया तो क्या किया। नेचुरली वो बताएगा मैंने काटा या मैंने फ्रिज में रखा या मैंने क्या किया। अब वो बोलता है कि मैंने उसको पीसेस कर दिए। वो पीसेस कहाँ रखे, फ्रिज में रखे,
फिर क्या किया, मैंने फेंक दिए। किससे काटे थे? आरी से काटे थे। वो कहाँ है? मैंने फेंक दी। कहाँ फेंक दी मुझे याद नहीं, या मुझे पता है उस कूड़े पे फेंकी। क्या तुम वो जगह दिखा सकते हो? बिल्कुल दिखा सकता हूँ। अच्छा, मोबाइल का तुमने क्या किया श्रद्धा के? ये जो आपके कंक्रीट एविडेंस है ना, ये कंक्रीट एविडेंस उसके मुंह से निकलवाने हैं, क्योंकि इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आज वो अगर कोई कंक्रीट एविडेंस के बारे में डिस्क्लोजर दे देता है और इस यहाँ पता चल जाता है और वो एविडेंस प्राप्त भी हो जाती हैं, तो यही नार्को टेस्ट कोर्ट के अंदर रखा जा सकता है, क्योंकि एडमिजिबल एविडेंस मिल चुकी है। रखा ही जाएगा, जरूर सिर्फ रखा ही रखा जाएगा। एडमिजिबल एविडेंस जब मिल जाती है कंक्रीट एविडेंस के साथ, लीड मिलेगी, लेकिन हाँ, कोर्ट recovery इसको होगी। मानेगा नहीं। कंक्रीट एविडेंस के साथ जब कनेक्ट करती है, जब रिकवरी हो जाएगी तब टेस्ट कोई मानेगा। कंक्रीट तब एविडेंस टेस्ट के भी माना साथ, जाएगा। टेस्ट कंक्रीट एविडेंस के साथ जब आपका एडमिजिबल एविडेंस मिल गया, राइट। जब कंक्रीट उसको एविडेंस के माना साथ जाएगा, एडमिजिबल एविडेंस मिल At गया the तो time किस of बेस पे trial मिला उसको आपको? माना जाएगा। किस बेस पे मिला आपको? अभी तक तो नहीं मिला था। नार्को टेस्ट की रिपोर्ट, तो नार्को टेस्ट की रिपोर्ट तब वैलिड हो गई। मेहरौली के जंगल में लगातार आप पिछले 5-6 दिन से लगातार वहां घूम बिल्कुल। रहे हैं और वहां से आप देख रहे हैं वो जंगल कितना घना है। तो ऐसे में वहां जाकर किसी के भी शव के 35 टुकड़ों को अलग अलग जाकर समेटना, ये बड़ी चुनौती है पुलिस के सामने। इतना बड़ा चैलेंज है कि आप ये समझ लीजिए कि फुटबॉल के मैदान में आप एक सुई ढूंढ रहे हैं। उसकी आफ्ताब वजह ने ये अगर है, यहाँ पर बोल दिया कि मैंने वहां फेंका, तब भी आप फेल हैं। तभी भी आप फेल हैं। तब भी फेल है, क्योंकि यहाँ पे तो अनकॉन्शियस था। मैं आपको कॉन्शियस में जाके बोलेगा कि मैंने यहाँ फेंके थे। इसमें जरूरी नहीं है कि सारी की बॉडी पूरी रिकवरी हो जाए, उसका हाथ भी है, पैर भी, सारे एक पीस मिल केवल जाए। उसका एक पीस मिल जाए जिसके डीएनए प्रोफाइलिंग हो, उसमें कंफर्म हो जाए कि ये उसी की बॉडी का पार्ट यानी था। कि अभी तो- सर हाँ, जो हड्डियां वहां हाँ, से वो मिली काफी है, तो वो enough काफी है, उसका enough डीएनए है। टेस्ट एक होगा। बॉडी का पार्ट, एक ब्लड स्टेन, एनफ है, कुछ भी। उसकी ब्लड स्टेन मिल जाए कि और उसके फादर जिंदा हैं, उसके भाई जिंदा हैं, उनसे डीएनए हो जाएगा। प्रोफाइलिंग कराई जाएगी तो कंफर्म हो जाएगा कि ये श्रद्धा की बॉडी है। अच्छा, मुंबई के कुछ डॉक्टर्स के भी स्टेटमेंट सामने हाँ, आए हैं। yes, कल सही है। दर्शकों को दिखा रहे थे कि वो जिसको डॉक्टर्स ने पीटा- खुद पीटा बोला गया पीटा था, है। जो लड़की को और bruises श्रद्धा आए ने थे। हाँ, हाँ। श्रद्धा ने वहाँ डॉक्टर को बोला कि वो भी मेरा बहुत जो बॉयफ्रेंड है admissible है। उसने मुझे मारा है। देखिए ये उसके बॉयफ्रेंड की क्रूरल्टी बताती है। ये उसका बैकग्राउंड बताता है कि श्रद्धा के साथ उसका जीवन बहुत अच्छा तो नहीं चल रहा था। श्रद्धा को बहुत तकलीफ दे रहा था, श्रद्धा को बहुत मार रहा था। लेकिन it means मोटिव इसको ऑफ भी द consider किया जाएगा ना। एग्जैक्टली मोटिव ऑफ द हत्या, consider किया मोटिव जाएगा। ऑफ द मर्डर दिख रहा है। मर्डर से पहले उसका कंडक्ट था, मोटिव और ऑफ द मर्डर है के ये। दौरान जो Motive of उसका the मोटिव ऑफ द मर्डर है ये। मर्डर से पहले जो भी इसकी सारी कहानी थी वो सारी स्टडी करी जाएंगी जब से पैदा और हुई। वो दोस्तों उसके के बाद मैसेजेस एक्सचेंज जो हाँ, किए गए और थे उसके बाद श्रद्धा जब वो की मारा तरफ गया से। उसके मैसेज बाद हैं वो अपने आप में गवाह हैं। उसके बाद क्या है कि मोटिव ऑफ द मर्डर तो जरूरी चाहिए है ना। तो क्या है मोटिव मर्डर? यही तो स्टोरी बनेगी जो उसके दोस्त बताएंगे, जो उसकी व्हाट्सएप हिस्ट्री जो बता रही है। पिछला उसके साथ ज्योति के साथ जो उसके सिगरेट के बट्स लगाता था, उसको मारता था, पीटता था, क्रूअल्टी करता उसकी था। हैवानियत को तो बता ही दुर्भाग्य रहे की बात यह है कि हिंदुस्तान में कानून हमारा 302, आप चक्कू मार के कर दो, आप गोली मार के कर दो, पाट करके एक ही है। यदि ये सब्जेक्ट का केस अमेरिका में होता तो 700 साल की सजा होती इसको। आपने देखा ना कई बार 200 साल की सजा, लोग हंसते पागल हो गए। वहाँ हर चीज का ऑफेंस है। आपने उसको 5 साल पहले बट्स लगा दी उसके, तो वो एक ऑफेंस, वो भी सजा है। मारा, गाली उसको काटा, उसके बॉडी को अलग काटा, सजा होगी, सबकी पता सजा लगा है। 700 साल की सजा खा गया आपका जो क्रिमिनल। हमारे यहाँ क्या है, दुर्भाग्य से 302 धारा जो मर्डर की है उसमें कोई डिफरेंशिएट नहीं किया गया। आपका आदमी को कैसे भी मार दो, तड़पा के मारो, गोली से मार दो, तो रेयर कुचल केस के बना मार के दो, फांसी दे दो। कुचल के मार फिर दो। फांसी दे दो। हाँ, तो इसलिए हमारे यहाँ अभी कानून में कुछ और उसकी भी अलग विसंगतियां हैं। परिभाषा है। हाँ, बिल्कुल, विसंगतियां हैं, कुछ बिल्कुल। कानून में कमी है हमारे यहाँ, इनको ठीक करने की जरूरत है। इसलिए ये जो हम केस बनेगा, ये दूसरे रेयर ऑफ केसों रेस की- केस बनेगा। दूसरे केसों कंट्रीज की बात करते हैं तो हमारे कानून की जो खामियां हैं वो नजर आती हैं। मुझे ये शो खत्म करना होगा, लेकिन जाते जाते नार्को टेस्ट से कुछ फुल प्रूफ मिलेगा संजीव जी? मुझे पूरी उम्मीद है कि नार्को टेस्ट से वो हथियार जिससे बॉडी को चॉप किया गया था मिलने की काफी हद तक संभावना है। सर आप मुझे बताइए दीपांकर जी कि जिस तरह का वो शातिर है, उस शातिरता के साथ जो पैरामीटर्स है आपको लगता है ऊपर नीचे होंगे? क्योंकि जिस तरह जो व्यक्ति रात को 2 बजे उठ के भी जा सकता है, उसको किसी प्रकार का कोई डर लग सकता है? देखिए ज्योति जी, मैंने आपको पहले ही बताया था ये फुल प्रूफ टेस्ट नहीं है। अगर आफ्ताब बहुत ज़्यादा शातिर आदमी है या ड्रग एडिक्ट है, क्योंकि ये ड्रग्स लेने के जो लोग ड्रग एडिक्ट भी होते हैं उसमें भी ये टेस्ट नेगेटिव आ सकता है। वो ये ड्रग्स को टॉलरेट कर सकते हैं और इसको इवेट कर सकते हैं। तो मेरा क्या कहना ऐसा हो सकता है कि वो उसको भी चकमा दे जाए, नार्को टेस्ट को भी चकमा दे जाए आफ्ताब? पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि वो जिस तरह ये का वो- पहले से फुल प्रूफ हो चुका है कि वो ड्रग्स लेता है। बिल्कुल जिस तरह का सातिर इंसान है वो, जिस तरह का साइकोपैथ है, बिल्कुल ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि नार्को टेस्ट को भी वो चकमा दे जाए। लेकिन इस कुछ केस में- लीडिंग क्वेश्चन जरूर दे जाएगा जिसपे हमारी कुछ पुलिस लीड्स आपको लगता है कि मिल जाएंगी? वेद जी, आपका नार्को टेस्ट के वक्त किसी भी पुलिस ऑफिसर का होना बहुत महत्वपूर्ण है। वो क्या ऐसे क्वेश्चन होंगे और वो पुलिस का ऐसा क्या, पुलिस को क्या आपको लगता है कि टिप ऑफ मिल पाएगा जिससे केस शट एंड क्लोज
हो जाएगा? देखिए लास्ट में डायरेक्ट क्वेश्चन उससे पुटअप किए जाएंगे, जिनको बोलते हैं हार्ड हिटिंग क्वेश्चंस, बिल्कुल डायरेक्ट पूछा जाएगा। यदि वो उनका जवाब दे पाए ना दे पाए, क्योंकि मैंने बताया कि डॉक्टर साहब ने बताया कि ये फाइनल केस नहीं है, क्योंकि इसके लिए सपोर्टिव एविडेंस भी चाहिए, सर्कमस्टांशियल एविडेंस चाहिए। यदि ये टेस्ट फेल भी हो जाता है, फिर भी पुलिस के पास में इस तरह के क्लिंचिंग एविडेंस इसके खिलाफ इकट्ठे हो चुके हैं कि इसका बचना नामुमकिन है। अकाट्य सबूत जिनको बोलते हैं, इतने सारे सर्कमस्टेंशियल आवाज हैं। मैं अभी आपको बता रहा था कि गीता चोपड़ा केस बीच में रुक गया, उसमें कोई सबूत नहीं मिला था, फिर भी